हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अपन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री 2024 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके 36 शिफ्ट में पेपर हुए थे। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी वे में अपन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हर एक वीडियो को, हर एक शिफ्ट के पेपर के सोल्यूशन को आपको देखना है। ठीक है, आज जो अपन पेपर सोल्व करेंगे वो करेंगे 19 सितंबर को, जो शिफ्ट 1 में आपका पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास को आपको ध्यान से देखना है। हर क्वेश्चन को एक इम्पोर्टेंट, मतलब एक होता है ना कि अच्छी शिफ्ट थी ये। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने थे शिफ्ट में। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन, व्यंजक साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर 2 हो तो साइन की पावर 7x प्लस कोसेक की पावर 7x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने अलजेब्रा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, वहां पे मैंने ये वाला टाइप ही बताया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोसेक एक्स को 1 बटे साइन एक्स लिख सकती हूँ क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स कितना आ जाएगा 2। अब देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म, लेकिन इसमें आपका अलजेब्रा वाला कंसेप्ट लगेगा। अलजेब्रा का कौन सा कंसेप्ट लगेगा, मैंने बताया था कि यदि x प्लस 1 बटे x 2 है तो x की पावर n प्लस 1 बटे x की पावर n भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पर 1 मानते हैं, और वही कंसेप्ट अपन को यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे देखो, यदि मैं साइन x को x मान लूं तो ये x प्लस 1 बटे x बराबर 2 हो गया क्या। ये हो जाएगा साइन की पावर 7x, मतलब x की पावर 7x प्लस 1 बटे x की पावर 7x। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये भी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू तो आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। देखिए, किसी भी संख्या में से यदि हम उसका शेषफल जो बच रहा है, जो रिमाइंडर जो बच रहा है, यदि उस संख्या में से वो अपन माइनस कर देते हैं तो वो संख्या जिससे अपन भाग दे रहे हैं उससे क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करते हैं, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था, पहले अपन के अपने पास में ऐसे नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन पहले से था कि उनमें क्या आ रहा था कि x प्लस 2 से विभाज्य करने पे शेषफल क्या बचेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उस शेषफल क्या बचेगा, मतलब उस शेषफल क्या घटाए, मतलब इस संख्या में से क्या घटाए कि पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल घटाना। इनडायरेक्टली इसने पूछा शेषफल ही है, तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, x प्लस 2 से विभाजित है, मतलब x की वैल्यू क्या रख लो आप, -2 रख लो, और -2 रख के इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, -2 कितना हो जाएगा 8 दूना 16, प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस का है 2। ठीक है, प्लस 11। ठीक है, तो देखिए यहां से अपने पास में क्या आ रहा है, ये 16 से 16 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और अपना आंसर आ रहा है 15। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार मैं देख लेती हूँ। रजनी, बार निकालना फिर यार क्वेश्चन, ये टीचर। देखिए, ये x की पावर 3 है यहाँ पे, तो -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, -8 आएगा। अब देखिए, 11 में से अपन 8 को हटाते हैं तो कितना आ जाएगा 3, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन तीसरा, 26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार दे रखा है आपको 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर, दोनों को इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा। जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा 8 से 48, 8 आएगा, और एक ऑप्शन में अपने पास में 8 यूनिट डिजिट है, कितना हो जाएगा इसका एरिया 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की क्रमागत छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 2250, इस पे छूट दी जाती है। पहले 10% की, मतलब 10% की छूट देगा तो 90% में बेचेगा,
90/100, और फिर 20% की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 80% में 80/100। इसको सोल्व कर लेते हैं, वही आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटते हैं 4 बार, 2 से काटते हैं 5 बार, 5 से काटते हैं कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 5 25, 45 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको कैलकुलेशन की ट्रिक क्या होती है, यदि आपके पास में सम संख्या और एक 5 दे रखा है तो इनको पहले इंटू किया करो, क्योंकि इसमें एक लास्ट में 0 बन जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। देखो 45 को 4 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 2 4 चौक 16, 180। ठीक है, 180 को किससे इंटू कर लेते हैं, 18 से इंटू करते हैं तो 18 नाम 162 होता है, तो कितना आ जाएगा, 1620 रुपए क्या आ जाएगा, उसका एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है, इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितना प्रतिशत घटा या बढ़ा। देखिए क्या है, मतलब टमाटर का जो कीमत है वो 300% बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक गृहिणी है वो उसका उपभोग मतलब जितना यूज कर रही है वो 70% कम कर देती है, जितना पहले कर रही थी उसका 70% कम यूज करती है। ठीक है, कम कर देती है। तो अब आपको बताना है कि इसका व्यय कितना परसेंट घटाया बढ़ा। देखिए टमाटर पर जो व्यय होगा वो कितना होगा कि उस टमाटर की कीमत कितनी है और आप उसका कितना उपभोग कर रहे हो, यही क्या उसकी कीमत हो जाएगी क्या। ठीक है, वे क्या हो जाएगा, टोटल वे कितना करोगे आप, कितना टमाटर लेके आ रहे हो, किस भाव से लेके आ रहे हो, ये हो जाएगा आपका वे। बोल रहे कीमत 300% बढ़ जाती है, 300% का मतलब यदि कीमत 100 है तो कितने 300% बढ़ जाती है, कितने हो जाती है, 400 हो जाती है। तो 300 वो 100 और 400 का क्या हो जाएगा, अनुपात ले लेते हैं अपन। ठीक है, मान लिया कि पहले कीमत कितनी है, 1 है, ये अपने आप पर 300% बढ़ गई, मतलब 3 बढ़ जाती है तो बढ़ गई, कितना हो गई कीमत, 4 हो गई। ये क्या आ गया, कीमत आ गई, कीमत थी पहले 1 थी तो बाद में बढ़ गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। अब उपभोग में 70% की कमी कर रहे हैं, मतलब पहले आप 100 खरीद के ला रहे हो तो अब 30 ही लाओगे। ठीक है, 70% की कमी कर रहे हो, मतलब पहले यदि आप 100 खरीद रहे थे तो अब कितना 100 केजी टमाटर खरीद रहे थे तो अब कितना 30 केजी खरीदोगे। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा रेशो, 10:3। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं अपन कि पहले वे कितना करके आ रहे थे अपन 10 और अब कितना कर रहे हैं 12। तो देखिए वे अपना क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, पहले 10 खर्च कर रहे थे 12 खर्च कर रहे हैं तो बढ़ रहा है अपना कितना 2, किससे बढ़ रहा है 10 से बढ़ रहा है, इंटू कर लेंगे अपन 100। ठीक है, तो इसको काट दे तो कितना आ जाएगा अपना 20% वे बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा 20%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक वृत्त के बाहर के एक बिंदु है और यह इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु आर से खींची गई छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि आर ए बराबर 7 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि वृत्त के केंद्र से बाहर एक क्या है आर बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर है। फिर क्या कर रहे हैं, आर से एक छेदक रेखा खींच रहे हैं ऐसे। ठीक है, छेदक रेखा वर्त को 2 बिंदुओं पे काटेगी, एक कहाँ पे ए पे और एक कहाँ पे बी पे। ठीक है, इसके बाद में अपन को दे रखा है आर ए की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है अपन को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्त की त्रिज्या पूछी है अपन से, वर्त की त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मतलब त्रिज्या पूछी है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको देखो ज्योमेट्री में अपन सर्कल का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जब भी किसी सर्कल में बाहर के बिंदु से 2 छेदक रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं, मैंने इसको नाम दे दिया बिंदु ए पी है और ये ए बी और इसको दे दिया सी डी। तो देखो ये क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, पी बी बराबर होगा किसके, पी सी इंटू पी डी के। पी ए इंटू पी बी बराबर होगा किसके, पी सी इंटू
पीडी के। यदि ये वाला कंसेप्ट में यहाँ पे लगाने के लिए इसको जो आपका त्रिज्या है इसको ऐसे व्यास बना दूं तो देखिए ये भी एक छेदक रेखा ही हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यदि ये वाला नियम मैं यहाँ पे लगा दूं तो कैसे करेंगे, मैं इसको नाम दे देती हूँ सी और इसको नाम दे देती हूँ डी, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, आर ए इंटू आर बी बराबर हो जाएगा क्या आपका किसके, आर सी इंटू आर डी के। देखिए आर ए अपन को दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आर बी कैसे निकालेंगे, 7 और 5 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा 12। अब देखिए आर सी, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 18 है, ये आर से अपन को पता करना भाई ये आपकी त्रिज्या है क्या, ये भी आपकी त्रिज्या है। तो आर सी क्या हो जाएगी, पूरी में से इस त्रिज्या को घटा दो तो आर सी बच जाएगी, मतलब ये वाली लेंथ यहाँ से आर सी कितनी हो जाएगी 18 माइनस आर, और आर डी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 18 है प्लस में आर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस आर, आर डी क्या हो जाएगा 18 प्लस आर। तो आर सी कितना है अपना 18 माइनस आर और आर डी कितना है 18 प्लस आर। सोल्व करते हैं, 12 7 84 होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर 324 और r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 324 में से 384 जाते हैं तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 240। r निकालेंगे 240 का क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, इसको करेंगे अपन, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 15, अच्छा देखते हैं 15 चौक 60 और 60 को 4 से, हाँ यही हो जाएगा 15 4 60 और 60 को 4 से इंटू करते हैं तो 240 आता है। तो देखिए 4 2 बार आ रहा है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा रूट 15 बच जाएगा। तो आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपने पास में 4 रूट 15 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू रूट 3 है तो tan ए प्लस कोट ए प्लस 2 साइन ए कोस ए का मान क्या हुआ। देखिए सबसे पहले साइन ए कोस ए की वैल्यू दे रखा है, साइन और कोस के फॉर्म में वैल्यू दे रखी है तो अपन tan और कोट को भी साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। यदि आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है इसकी कि tan ए प्लस कोट ए को साइन कोस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए कोस ए, नहीं याद है तो क्या करते हैं इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और ये ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए। देखिए इसको साइन ए कोस ए में क्यों चेंज किया, क्योंकि अपन यहाँ से साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आएगा तो ये तो 1 बन जाएगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 साइन ए कोस ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस होगा तो 2, और साइन ए कोस ए कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। साइन ए इंटू कोस ए को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ दोनों जगह रख दो, यहाँ पे 1 रख दो और यहाँ पे 1 रख दो तो कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 2, कितना आ जाएगा इसका आंसर, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है तो थीटा एक न्यून कोण tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे अपन इसमें करते हैं, देखो मैं क्या कर दूं, साइन को कोस में चेंज कर लूं, इसको क्या कर दूं, साइन स्क्वायर को क्या कर दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना दूं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा आपका 1/2, और कोस थीटा कितना आ जाएगा 1/√2,
तो बताइए थीटा की क्या वैल्यू रखूं कि कॉस की वैल्यू 1/√2 आ जाए। थीटा की वैल्यू 45 पे क्या होता है, थीटा कॉस 45 की जो वैल्यू होती है ना वो 1/√2 होती है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, 45 डिग्री रखनी है। टेन थीटा पूछा है, मतलब टेन 45 कितना होगा, टेन 45 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 9 नंबर। ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ए और बी की स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। लंबाई टी ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन एक वर्त बनाते हैं। ठीक है, इसने बोला ए और बी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वर्त पर, वो टी बिंदु पर जाके प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हो गया टी बिंदु। ये ए और ये बी बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ए बी क्या है, वर्त की जीवा है। ये मैंने वर्त का केंद्र मान लिया। ये क्या हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये इसको वो नाम दे देती हूँ मैं, इस बिंदु को टी से मिलाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये इस जीवा को 90 डिग्री पे काटेगा। ठीक है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन को दे क्या रखा है, ये जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। जो जीवा है वो पूरी 32 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए एक वर्त में एक आपका नियम होता है कि यदि किसी वर्त के जीवा पर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो उस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ए भी पूरी 32 की है, तो ये 16 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपन को पता है कि 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट होता है। तो यदि ये 20 है भाई 90 डिग्री के सामने, ये 20 है ये 16 है, तो ये 12 हो जाएगा क्या। इसको मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एक होता है कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में भी कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि अपन इन दोनों त्रिभुज देखिए, यदि अपन देखते हैं त्रिभुज ए ओ सी, और किसमें देखते त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज टी ओ ए इसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला कोण क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये तो कॉमन कोण हो गया। ठीक है, ये कोण 90 है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, ये कोण 90 है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण कॉमन है, एक कोण 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा कि अपने को ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, सिमिलरिटी वाला नियम लग जाएगा एओसी और टीए में। एओसी किसके सिमिलर हो जाएगा, टीओए के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अपन को देखिए क्या क्या पता है, ओसी पता है। ठीक है, और क्या पता है, 90 डिग्री के सामने इसमें पता है, लेकिन इसमें नहीं पता ना। और इसमें ये कॉमन और हाँ, और इसमें देखो अपन को एसी पता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ओसी बराबर ओ ए, सिमिलरिटी का नियम लगा देंगे। जब भी दो त्रिभुज आपके सिमिलर होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ओसी बटे ओ ए बराबर हो जाएगा एसी बटे टीए की। अपन को टीए निकालना है, तो देखिए ओ से कितना हो जाएगा, ओ से अपन ने अभी निकाला 12, ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए दे रखा है 20, और ए से कितना है, ए से है 16, और टी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, 16 5 80 होता है, 80 में 3 का भाग देते हैं, तो देखिए 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 6 18, 0.3 6 18, मतलब ये रिपीट होता जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे 26.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या जाएगी, टीए की वैल्यू आ जाएगी 26.67 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू और आर एक त्रिभुज के 3 कोण है। यदि पी माइनस क्यू बराबर है 20 और क्यू माइनस आर बराबर है 26 डिग्री, तो कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, त्रिभुज के 3 कोण है पी क्यू आर।
अपन को पता है कि P प्लस Q प्लस R कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब मैं क्या करती हूँ, देखो दोनों में Q है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से P और R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। P कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस Q, तो P को लिख सकती हूँ 20 डिग्री माइनस प्लस आ जाएगा प्लस Q को ऐसे कैसे रहने देते हैं, और R को क्या लिख सकती हूँ Q माइनस 26, Q माइनस 26 डिग्री, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 180 के। तो देखिए यहाँ पे 3Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 इधर जाके कितना इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 186, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 3 6 18 और 3 दूना 6, Q की वैल्यू आ गई 62 डिग्री। अब देखिए इसमें अपन को P की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 62 डिग्री अपन किसकी Q की वैल्यू रख देते हैं, तो देखो P कितना आ जाएगा 20 प्लस 62 कितना आ जाएगा आपका 82 डिग्री आ जाएगा। P की कोण P का मान कितना आ जाएगा 82 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर, 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, और जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियों की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या है। देखिए रेलगाड़ी वाले चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, ठीक है, उस वहां पे आप जाके ऐसे क्वेश्चन को देखने की मतलब एक बहुत ही इजी वे में बता रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। देखिए क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं समांतर लाइनों पे चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जाती है। देखो यहाँ पे जब एक ही दिशा में जाते हैं विपरीत दिशा में आते हैं तो आपके सापेक्ष रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। यदि एक ही दिशा में दोनों चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, वो क्या आएगी उनका उनकी चालों का अंतर होगा। और यदि दोनों एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है तो इनके सापेक्ष रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की चाल का योग हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक ही दिशा में चलती है, मैंने मान ली दोनों की चाल एक रेलगाड़ी की चाल S1 और दूसरे की S2 है, ठीक है। यदि वो एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी पार करेगी वो दोनों जो रेलगाड़ी है भाई एक दूसरे की लेंथ को तो पार करेगी ना, ठीक है। मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ को जोड़ देंगे 250 और 150 कितना हो जाएगा आपका 400 मीटर हो जाएगी उनकी दूरी, ठीक है। और बटे समय, कितना समय ले रहे हैं 20 सेकंड का समय ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी ये 20, ये आ जाएगी S1 माइनस S2 के, ठीक है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस उतनी तय करेंगे कितनी 400 मीटर, कितने सेकंड में 5 सेकंड में। तो देखिए चाल कितनी आ जाएगी 5 8 40, कितना आ जाएगा 80। तो S1 प्लस S2 कितना है 80 है, ठीक है। तो देखिए S1 निकालेंगे यहाँ से तो कितने आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो कितना आ जाएगा 50, और S2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, दोनों को माइनस करके आधा कर देंगे, 80 में से 20 जाएगा 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। लेकिन देखो अपने पास में जो दूरी थी ना वो भी किस में थी मीटर में, समय किस में था सेकंड में, तो ये जो चाल आई है ना ये आई है आपकी मीटर पर सेकंड में। अपन को जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो किसमें पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटे में, तो किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए किससे इंटू करते हैं 18/5 से इंटू करते हैं। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगी, पहले जो रेलगाड़ी है उसकी चाल तो हो जाएगी 180 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 18/5 से करते हैं 5 6 30, 18 से 108 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 180 और 108 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक साल क्वेश्चन आया था, कहता है निम्न तालिका किसी कंपनी की 2 सत्रों के दौरान बिक्री को दर्शाता है, तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए।
देखिए आपको क्या दे रखी है, एक सारणी दे रखी है, उसमें गर्मी के मौसम में जो बिक्री और सर्दी के मौसम में जो बिक्री होती है वो अलग अलग मंथ की आपको दे रखी है, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था अपन से, कुल बिक्री में से जून व जुलाई के महीनों के दौरान बिक्री का परसेंटेज भाग कितना है। देखिए आपको क्या बोला है, जून और जुलाई। देखिए जून और जुलाई में जो आपके परसेंट कितने की बिक्री हुई थी, ये हुई थी देखो आपकी 42,000 की बिक्री हुई थी। ठीक है, ये टोटल का कितना परसेंट है, टोटल बिक्री का कितना परसेंट, टोटल बिक्री को अपन जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3, और ये देखो कितना हो जाएगा 22 और 26 कितना हो जाएगा 48, 48 और 35 कितना हो जाएगा आपका 83, 83 और 18 कितना हो जाएगा 101 और 125 150। ठीक है, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 42,000 आपका 1,50,000 का कितना परसेंट है, ये अपन को निकालना है। इसको करते हैं अपन सोल्व। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटते हैं 3 बार, 5 से काटते हैं 2 बार, 3 से काटते हैं इसको कितना आ जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 14 गुना 28% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सारणी से आपका एक क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 4 अलग अलग विषयों में 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक 175 है। ठीक है, देखिए क्या है, 4 विद्यार्थी अमित, गुंजा, अर्पित और काव्या है। इनके गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी के मार्क्स है। ये जो मार्क्स है ये 175 में से आए हुए मार्क्स है इनके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, गुंजा द्वारा सभी 4 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल परसेंटेज क्या है। देखिए गुंजा के 4 सब्जेक्ट में कितने अंक आ रहे हैं, ये अपन कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं 112, 119, 99 और 97। देखिए इनको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 9 9 18 और 7 25 2 27, हाथ में 2 चढ़ाएगा 3 4 9 4 13, 13 9 22, 2 और 2 4, 427 टोटल आ रहे हैं। कितने में से आ रहे हैं 175 में से एक, मतलब 175 में से 112 आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, 4 विषय है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 175 को किससे करेंगे 4 से इंटू करेंगे। तो देखिए 175 का जो दुगना होता है वो होता है 350, और 350 का दुगना कितना हो जाएगा आपका 700। मतलब 700 में से कितने मार्क्स आए उसके 427 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में बदल लेते हैं इसको 100 से इंटू करके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 6 42 और 7 एकम 7, कितने परसेंट अंक मिले हैं उसको 61% अंक मिले हैं टोटल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अलजेब्रा से एक आपका क्वेश्चन आया था, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 7√3 है तो a की पावर 6 प्लस a की पावर माइनस इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 लिख सकते हैं। देखिए ये वाला मैंने चैप्टर आपको पढ़ा रखा है अलजेब्रा, और उसमें मैंने आपको बता भी रखा है कि जब भी आपको a की पावर 6 पूछ ले ना, 6 पावर 6 वाला पूछ ले, तो आपको देखो इसमें पहले क्या करना है, क्यूब करना और फिर स्क्वायर करना है। यदि आप पहले स्क्वायर करके फिर क्यूब करते हो तो भी आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले क्यूब करते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। देखिए पहले क्यूब करते हैं, तो यदि a प्लस 1/a आपको कुछ n दे रखा है, कोई नेचुरल नंबर दे रखा है, तो a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 क्या हो जाएगा, n का क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, इसका क्यूब माइनस 3n, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है 343, और √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3। तो देखिए इसको इंटू करते हैं तो अपन कितना हो जाएगा 3 3 9 4 3 12 3 3 9 और 1 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 1029√3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे 3n, 3n का मतलब ये वाला 7 21√3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से 1029 में से 21√3 जाता है तो कितना बच जाएगा आपके पास में, ये बच जाएगा 1008√3। ये किसकी वैल्यू है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब देखिए थोड़ी देर के लिए a क्यूब को अपन क्या मान लेते हैं, a ही मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a प्लस 1/a आपको कितना दे रखा है, n दे रखा है, तो अब देखिए स्क्वायर करने से तो अच्छा आएगा ना। तो यदि आपके पास a प्लस 1/a आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है,
तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करके क्या करना है आपको, -2 करना है। तो देखिए आपके पास में यदि a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर 1008 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1008 का स्क्वायर कैसे करेंगे अपन, मैं 1008 को 1000 प्लस 8 लिख लूं और अब ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो। देखिए इजी आपकी, इससे क्या हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये 6 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 8 का 64 प्लस 2ab मतलब 8 दूना 16 और ये आ जाएगा 3। इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, देखो लास्ट में 4 फिर 6 फिर 0, ठीक है, 6 1 0 और 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास में, ये क्या आ गया, 1008 का स्क्वायर इंटू √3 का भी स्क्वायर होगा, तो ये किससे इंटू हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 4 3 12 और 6 3 18, 6 3 18, 3 एकम 3 और 4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 48 182। इसमें से क्या करना है भाई, आपके पास में a स्क्वायर प्लस 1/a² निकालते हैं तो कैसे करते हैं, n का स्क्वायर -2 करते हैं ना। अपन ने 1008 √3 का स्क्वायर करने से अपने पास में ये वाली संख्या आ गई। अब अपन को -2 भी तो करना है ना लास्ट में, तो लास्ट में अपन क्या करते हैं, 2 माइनस करते हैं। यदि लास्ट में अपन 2 माइनस करते हैं तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, 6 3 18, ठीक है, ये आ जाएगा 0 8 1 8 4 0 3। कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, 9 आ रखा है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। इसका तो ये हो जाएगा 1064 फिर 64 8 दूना 16, ये आ गया, ठीक है। 3 से इंटू कर रहे हैं, 4 3 12 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 8 की जगह क्या आ जाएगा, 19 वो 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर यहाँ से, 30 48 190। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक बार यह हीरा वजन के 4:3:2:1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से ₹63,000 कम मिले। हीरे की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोई हीरा है, उसका जो कीमत है, हीरे की कीमत क्या है, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। कीमत क्या हो जाएगी, जो वजन है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला है कुछ एक हीरा था, वो टूट के 4 टुकड़ों में टूट गया, तो देखिए उसका अनुपात क्या दे रखा है, 4 टुकड़ों का 4:3:2:1, ये वजन का अनुपात दे रखा है हीरे का, ठीक है। तो देखिए हीरा जब टूटा था उससे पहले उसका वजन कितना था, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। टूटने से पहले हीरे का वजन था 10 और टूटने के बाद में वो 4 टुकड़ों में टूट गया, 4:3:2:1। अब अपन को देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो इसकी कीमत है वजन के वर्ग के बराबर है। तो देखिए इस हीरे की कीमत टूटने से पहले क्या थी, इसका इनका स्क्वायर कर लेंगे सबका। टूटने से पहले देखो यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे कितना हो जाएगा कीमत, 4 चौक 16 3 3 9 2 दूना 4 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल अपन कीमत जोड़ते हैं तो कितना आ रहा अपना 16 9 25 4 30 आ जाएगा। अब देखिए इसने को क्या बोला है कि टूटने से क्या हो जाता है, उस हीरे की एक नग की कीमत 63,000 रुपए कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ कितनी कम हो रही है, 70 कम हो रही है। भाई ये टूटने से पहले उसकी कीमत 100 थी, अब टूटने के बाद में उसकी कीमत कितनी हो गई, 30 हो गई। कितनी कम हो गई, 70 कम हो गई, ठीक है। 100 से 70 कम हो गई और यहाँ पे पैसों में कितनी कम हुई है, 63,000। तो बताइए 63,000 आपके 70 की वैल्यू हो जाएगी क्या, और आपको मूल कीमत बतानी है। मूल कीमत के लिए किससे इंटू कर दोगे, 100 से इंटू कर दोगे। तो ये लो 100 से इंटू कर दिया। देखिए 7 नाम 63 होता है, कितना हो जाएगा आपका, ये 90,000 उसकी कीमत आ जाएगी,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सिंप्लीफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन आया था। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आ रहा है और आपको हर शिफ्ट में मैं बोर्ड मार्क्स बता रही हूँ। देखिए बोर्ड मार्क्स आपका क्या होता है, यदि आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद में आपका ऑफ सोल्व होगा, फिर आपका डिवीजन सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब इस सीक्वेंस में चलना है आपको, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सबसे पहले अपन देखो सब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 25/6 भाग 25 इंटू हो जाएगा 75 भाग। देखिए सबसे पहले अपन ऑफ को, ब्रैकेट अपने पास है नहीं तो अपन ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो 1/5 को इंटू करते हैं अपन किससे, 125 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 5 दूना 10, 25 25 25 आ जाएगा। तो भाग कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में अपन किसको, ऑफ के बाद में डिवीजन को सोल्व करेंगे। दो जगह आपका भाग है तो दोनों जगह भाग को सोल्व करेंगे अपन। 25/6 में भाग देंगे अपन 25 का, इंटू 75 में भाग देंगे किसका, 25 का। देखिए इसको सोल्व करते हैं, 25 से 25 कैंसिल और आपका इस 25 से पीछे कर 3 बार कैंसिल। यहाँ पे अपन 6 को 3 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एक विक्रेता ने रुपए 10 प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर रुपए 7.2 प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक मूल्य प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए कोई व्यापारी है, कोई विक्रेता है, तो सब्जी खरीद के लाता है 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन उसकी सब्जी बिकी नहीं तो उसने क्या किया, सब्जी का मूल्य घटा दिया। उसने घटा के कितना कर दिया, 7.2 रुपए पर केजी। अब देखिए वो क्या कर रहा है, 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का प्रयोग कर रहा है। मतलब बेच तो 1 केजी रहा है लेकिन उसका जगह 900 ग्राम में डाल रहा है वो, ठीक है। तो देखिए वो 1000 ग्राम लेके तो वो क्या कर रहा है, पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा है, ठीक है, पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन वो देके कितने आए थे, 1000 ग्राम के, 900 ग्राम के जितने पैसे देके आया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऐसे रेशियो निकाल लेंगे अपन। अब देखेंगे अपन इसको, यहाँ पॉइंट हटाया, 1 जीरो हटा दिया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काटते हैं 9 8 72 और 2 से काटते हैं तो 5:4, ठीक है। देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है, 1 का, ठीक है, मतलब उसको लॉस हो रहा है इसमें, और किस में से आ रहा है, 5 इंटू क्या हो जाएगा 100, उसको हानि हो जाएगी कितने की, 20% की हानि हो जाएगी उसको। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी से 1 घंटे पर खोला जाता है और पाइप एक्स को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए 2 पाइप है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और वाई के उसी टंकी को 21 घंटे में भर सकता है। तो देखिए उस टंकी की क्षमता निकालते हैं, कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 63। अब देखिए एक्स की क्षमता कैसे निकालेंगे, 63 में 9 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 7, और वाई की क्षमता कैसे निकालते हैं, 63 में 21 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 3। मतलब एक्स 1 घंटे में 7 भाग भर सकता है और वाई 1 घंटे में 3 भाग भर सकता है। इसने बोला है यदि उन्हें एकांतर घंटों में, मतलब पहले एक्स को 1 घंटे के लिए खोल दिया, फिर वाई को 1 घंटे के लिए खोल दिया, फिर एक्स को खोल दिया, फिर वाई को, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले अपन देखते हैं कि दोनों को 1 घंटे के लिए खोला गया तो 2 घंटों में दोनों मिलके कितना भाग भर देंगे, 2 घंटे में दोनों भरेंगे कितना, एक्स भरेगा 7 और वाई भरेगा 3 भाग, तो 10 भाग भर जाएगा, ठीक है। कितनी देर में, 2 घंटे में। अपन को टोटल कितना भरना है, 63 भाग भरना है, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा अपन को पता चल रहा है कि यदि इसको 6 से इंटू कर दूं मैं तो 60 भाग
60 भाग, इधर 6 से इंटू कर रहे हो तो इधर भी 6 से इंटू करो। 60 भाग बढ़ जाएगा 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना बढ़ जाएगा? 60 भाग बढ़ जाएगा। अब बचा कितना है? 3 भाग और बच गया। टोटल करें तो बच गया कितना? 3 भाग बच गया। 3 भाग बच गया। अब किसका नंबर आएगा? जिसने शुरू किया था उसी का नंबर आएगा वापस। एक्स ने शुरू किया था, दोनों ने 60 भाग मिलके भर दिया, फिर 60 भाग भरने के बाद में किसका वापस नंबर आएगा? एक्स का आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 7। देखिए मतलब 1 घंटे में एक्स कितना भाग भर सकता है? 7 भाग भर सकता है, लेकिन उसको भरना कितना है? 3 भाग ही भरना है। तो 3 भाग को भरने में एक्स को कितना टाइम लग जाएगा? 3/7 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो देखिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये 12 घंटे, और 3 से ही 7 घंटे कितना हो जाएगा? 12 घंटे। 12 से 3/7 घंटे लग जाएंगे इसको भरने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19। रवि और कविता प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास 12 कंचे थे, 12 कंचे अधिक थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, कविता के पास 12 कंचे अधिक थे। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता तो तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होते। कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि के पास कुछ कंचे, रवि और कविता के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास क्या थे? 12 कंचे दिखते। मतलब रवि के पास मैंने मान लिया कि x कंचे थे, तो कविता के पास इससे 12 ज्यादा x प्लस 12 कंचे थे। ठीक है, इसने देखो आगे बोला यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता, मतलब रवि के पास x प्लस 1 कंचे हो जाते, और यदि इसमें अपन एक जोड़ते हैं तो कविता के पास x प्लस 13 हो जाता। ठीक है, तो तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, कविता के पास ये है, इसका 3 गुना बराबर हो जाता रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के। रवि के पास ये है, इसके 4 गुने के बराबर हो जाता। सोल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। 4x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 49। 3x इधर आएगा तो x बच जाएगा, और 39 में से 4 जाएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अपन को पूछा क्या है? कविता के पास कितने कंचे थे, तो कविता के पास कितने थे? x प्लस 12, मतलब 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 47, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कविता के पास 47 कंचे थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। रुपए 10 प्रति केजी मूल्य वाले 15 केजी गेहूं को 5 केजी दूसरे गेहूं के साथ मिलाकर रुपए 30 प्रति केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है, तो महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एलिगेशन वाला इसमें मेथड लगा के कर देंगे। 2 प्रकार के गेहूं है, पहले का जो मूल्य है वो है 10 रुपए पर केजी, और दूसरे का अपन को पता नहीं है, ये पता करना है। और इस मिश्रण का जो मूल्य है ना वो कितना है? 30 रुपए पर केजी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये अपन को कितना दे रखा है? जो 10 रुपए पर केजी है वो कितने केजी गेहूं है? 15, और यहाँ पे जो आपका गेहूं है वो कितना है? 5 केजी। मतलब यहाँ से रेशियो बना लो, कितना आ जाएगा? 3:1। देखिए यहाँ पे 3:1 क्या आना चाहिए? रेशियो। लेकिन देखिए अपन क्या करते हैं, 30 में से 10 को घटाते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा, और यहाँ की वैल्यू अपन को पता करनी है। तो देखिए 20 किसकी वैल्यू हो जाएगी? अनुपात में कितना है? 20 1, और अपने किसकी वैल्यू पता कर लेते हैं? 3 की, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, एक संख्या छोटी होती है, एक संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या कैसे आएगी? 60 में 30 को जोड़ेंगे तभी तो इससे बड़ा आएगा ना। ठीक है, तो 60 में 30 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 90 आ जाएगा। 90 रुपए पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर। एक परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 वर्ष है। पति सबसे बड़ा है और पति और पत्नी की आयु का अंतर उसके पुत्र की आयु का 1/3 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए मैं मान लेती हूँ कि उसके पापा की वर्तमान आयु x लिख लेती हूँ, माता की वर्तमान आयु m लिख लेती हूँ, और सन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? s। इन तीनों की जो आयु दे रखी है टोटल वो कितनी दे रखी है आपको? 90 वर्ष दे रखी है।
उसके बाद में देर का पति और पत्नी की आयु का जो अंतर, फादर और मदर की आयु का अंतर क्या है, पुत्र की आयु का 1/3 मतलब S/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या बोल देर का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, भाई 10 वर्ष बाद में पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, S+10 हो जाएगी ना। पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। भाई 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, F+10 इसकी आयु की आधी हो जाएगी, किसके, पुत्र की आयु, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 2S+20 और ये F+10 आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 2S तो है ही है, इसको या फिर ऐसा करो F-2S, ठीक है। F-2S इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। देखिए अपने पास में 3 इक्वेशन आ रही है, ठीक है। F+M+S इक्वल टू 90, M-S, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3M या फिर ऐसे कैसे रहने दो, और एक आ रही है अपने पास में ये। अब देखिए अपन को किसकी, माता की आयु चाहिए, मतलब M की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करते हैं इसमें से मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फादर की, F या S किसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए F क्या हो जाएगा, 10+2S, ये F की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूं, 10+2S -M/S/3, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते तो 10 से 30 और 3 दूना 6S -3M इक्वल्स टू S, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 6S, ये 6S में से S जाएगा तो 5S बच जाएगा, ठीक है, यही आ रहा ना। और ये कितना है, ये 3M इधर चला जाएगा और ये -30, तो देखिए S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3M -30/5 आ जाएगी। मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अपन को माता की वैल्यू चाहिए, माता की आयु चाहिए, तो F की जगह तो मैं क्या, S की जगह तो क्या रख दूंगी 3M/-30/S, ठीक है। S 5/5, ठीक है। M की जगह M ही रहने देती हूँ और F की जगह क्या रख दूं मैं, F की जगह क्या रख दें, अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, देखो अपन F की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं तो F की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, F कैसे निकालेंगे, वो M की टर्म में निकालना है अपन को, ठीक है। तो S को क्या लिख दूं मैं, +2 × S क्या है, 3M -30/5 है, ठीक है। तो देखिए अपने पास F की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ गई, अपन इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो माता की अपने पास आयु आ जाएगी। देखिए कैसे, F की जगह क्या रखेंगे, 10 + 2 × 3M -30/5, M की जगह M ही रहने देती हूँ और S की जगह क्या रख दूं, 3M -30/5, 3M -30/5, ये कितना दे रखा है अपन को, 90 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे, 5 अपन एलसीएम लेके उधर भेज देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना 6M -30 प्लस ये 5M प्लस 3M -30 बराबर हो जाएगा 9 5 450 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, 50 में से 30 जाता है 20 प्लस का, और 20 में से -30 जाता है तो माइनस का 10 बच जाएगा, मतलब उधर जाके ये 460 बन जाएगा। ये तो इधर देखो 6 और 5 11 और 3 14M बच रहे हैं क्या, 6M, 1 मिनट, थोड़ा सा देखो अपन कहीं पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 3M हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, हाँ 3M, ठीक है। और देखिए अपन कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपन ने 3 से इंटू कर दिया, लेकिन 30 को 3 से इंटू नहीं किया, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये 30 है, 90 में से 50 कम करोगे तो -40, और -40 इधर जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 490 हो जाएगा, ठीक है।
और इधर कितना हो जाएगा 6 5 11 और 3 14 m। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालेंगे। देखो 14 का भाग देते हैं, 14 3 42, बच गया कितना 7, 14 5 70 होता है, तो कितना आ जाएगा, माता की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी, 35 वर्ष आएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वैसे आपको बस इक्वेशन बना के, और ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 6 छात्रों के अंक दिए गए हैं, सभी अंक 100 में से हैं। ठीक है, 6 छात्र ABCDEF है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के मार्क्स दिए गए हैं, कितने में से, 100 में से। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, सी द्वारा प्राप्त किया गया परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई सी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ये पता करना है। सी ने टोटल कितने अंक प्राप्त किए ये पता कर लेते हैं अपन। देखो कितना हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 230, 290 और 360, और 60 कितना हो जाएगा 420 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से, टोटल 600 में से। 600 में से 420 आए हैं, तो सोल्व कर लेते हैं। इसको कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 7 42, कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, 70% अंक प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, अमन ने एक योजना ए में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धन राशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। ठीक है, उसे कुल 1620 रुपए प्राप्त हुए, उसे कुल 1620 रुपए प्राप्त हुए, तो उसने योजना बी में कितनी राशि निवेश की थी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगी, मैंने मान लिया कि योजना ए में उसने 100 रुपए लगाए हैं और योजना बी में उसने लगाए हैं 400 रुपए। ठीक है, 5% की 5 वर्ष में योजना ए में कितनी दर लग रही है, 8%, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो देखिए इसमें टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 40। तो इस पहली योजना से कितने रुपए मिलेंगे, 140 मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखें आगे उसने क्या क्या बोला है, योजना बी में उसकी 4 गुना राशि 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए। भाई 5% वार्षिक दर है, ठीक है, और कितने 7 वर्ष के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि 400 का 5% कितना हो जाएगा, 400 का 5%, 5 चौक 20। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 रुपए एक साल में, तो 7 साल में कितने, 7 साल में कितने हो जाएंगे, 7 दूना 14, 140 रुपए उसको क्या मिलेंगे, साधारण ब्याज। तो यहाँ से उसको टोटल कितना मिलेगा, 540 रुपए मिलेगा मिश्र धन। ये वाला A1 हो जाएगा, और ये देखो ठीक है ऐसा, ठीक है, ये A1 वाली A2। अब उसे टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, 162, जबकि अपन ने माना उसके अकॉर्डिंग उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, इससे 140 और इससे कितना 540। तो देखिए 1620 किसके बराबर हो जाएगा, 1620 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों के योग की कितना हो जाएगा, ये 68। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसने योजना बी में कितनी राशि निवेश की थी, योजना बी में कितनी 400। ठीक है, देखिए सोल्व कर लो इसको, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो देखिए इसमें पता चल रहा है कि 1620 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ये साधारण ब्याज मिला होगा, क्योंकि यदि योजना बी में वो 32,000 रुपए लगा रहा है तो ये टोटल अमाउंट थोड़ी ना होगा, ये क्या होगा आपका साधारण ब्याज। उसे कुल कितना साधारण ब्याज मिल रहा है, कितना 1620। तो यहाँ पे देखो साधारण ब्याज कितना है 40 पहली योजना में मिला और 140 दूसरी योजना में मिला, तो टोटल कितने रुपए मिले, 180 रुपए मिले, वो 1620 मिले थे उसको। यहाँ पे अपन ने माना उसके अकॉर्डिंग उसे कितने आए 180, तो 1620 180 की वैल्यू जाएगी क्या, और उसने बोला है तो उसने योजना बी में कितने रुपए लगाए थे, योजना बी में अपन ने कितना माना था 400 माना था, तो 400 से इसको क्या कर दो इंटू कर दो। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 नाम 162 होता है, तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36।
ठीक है, 3600 रुपए उसने दूसरी योजना में लगाए थे। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान के करेंगे इस क्वेश्चन को अपन 100 और 400, तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। ठीक है, और ये अपन को कैसे, इसने देखो क्वेश्चन में इसने लिखा है उसने कुल रुपए 1620 प्राप्त किए। इसने ना तो ये दिया कि ब्याज प्राप्त हो रहा है, ना इसने ये दिया कि टोटल विसर्जन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मैंने कैसे पहचाना कि ये साधारण ब्याज है, क्योंकि इसने योजना बी में देखो अपन यहाँ पे देखते हैं 32,000, 24,000, 36,000 और 900। ठीक है, तो देखो अपना मतलब एक होता है ना कि 1620 क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा कम है, मतलब साधारण ब्याज ही होगा, आपका अमाउंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या माना है, साधारण ब्याज माना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक चतुर्भुज है जिसमें एक्स क्यू और जेड पी रेखा डब्ल्यू वाई पर इस प्रकार लंबवत है कि एक्स क्यू बराबर है जेड पी के, एक्स क्यू बराबर है जेड पी के, विकर्ण जेड एक्स और वाई डब्ल्यू वाई एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यदि ओ एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर है तो जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसने कोई ये नहीं बोला कि कौन सा चतुर्भुज आप कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, मैं इसको बना रही हूँ समांतर चतुर्भुज, कि माना कि इस चतुर्भुज की शेप ऐसी है। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, उसके बाद में क्या बोल रहा है, जेड एक्स और वाई डब्ल्यू वाई से क्या है, विकर्ण है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये मैंने मान लिया ओ। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, एक्स क्यू और जेड पी डब्ल्यू वाई के इस प्रकार लंबवत है। देखो एक्स क्यू मतलब एक्स यहाँ से लंबवत डालेंगे अपन, तो मैंने मान लिया कि ऐसे, ये क्या हो गया, लंबवत, और यहाँ जेड से एक लंब डालेंगे तो ये हो गया। तो ये एक्स क्यू है और जेड पी दो क्या है, लंब है जो डब्ल्यू वाई पर खींचे गए, ऐसे खींचे गए हैं कि एक्स क्यू बराबर है जेड पी के, एक्स क्यू बराबर है किसके, जेड पी के, ये बराबर है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि ओ एक्स 12 सेंटीमीटर, ओ एक्स आपको ये 12 दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपन ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ओ जेड पी और त्रिभुज ओ क्यू एक्स लेते हैं। तो देखिए ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम बता रखी, ये लंबवत है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री हो गई क्या। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो दो कोण सेम है, तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को दे रखा है 90 के सामने कितना, 12 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे अपन को ओ जेड पता करना है, तभी तो अपने पास में जेड एक्स की वैल्यू आएगी ना। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी वाला लगा देंगे अपन। सिमिलरिटी का क्या, पी त्रिभुज पी जेड ओ आपका सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज क्यू एक्स ओके। ठीक है, क्यू एक्स ओके। अब देखो इसने एक लाइन दी थी, एक्स क्यू बराबर है जेड पी के, एक्स क्यू बराबर है जेड पी के, एक्स क्यू बराबर है आपका जेड पी के। ये देखो कौन सा है, जेड पी और एक्स क्यू। ठीक है, तो गलत लिख दिया क्या, सिमिलर। देखो पी कौन सा लिया, 90 वाला लिया, उसके बाद में जेड ये वाला और ओ, और इसमें कौन कौन सा लिया, क्यू 90 वाला, फिर एक्स और फिर कौन सा ओ ले लिया। ठीक है, हाँ तो देखो अब लगा देंगे ना सिमिलरिटी, पी जेड या जेड पी आपका एक हो जाएगा, जेड पी बटे क्यू एक्स। भाई आपका जब भी दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो सेम होता है। संगत भुजा देखो पी जेड बराबर क्यू एक्स बराबर हो जाएगा आपका। देखो अपन को पता क्या करना है, अपन को पता करना है जेड पी, मतलब इस वाले जेड पी पता करना है, जेड पी ये पता करना है। ठीक है, नहीं जेड पे पता नहीं करना, ओ जेड पता करना है। तो देखो ओ जेड कैसे आएगा, यहाँ पे जेड ओ बराबर एक्स ओ। ठीक है, कर लेते सो, जेड पी और एक्स क्यू एक्स क्या है आपके बराबर है, तो ये 1:1 बन जाएगा आपका।
बराबर जेड ओ अपन को पता करना है, एक्स ओ की या ओ एक्स की वैल्यू अपन को 12 दी हुई है, तो जेड ओ भी कितना आ जाएगा अपना 12 आ जाएगा। अब देखिए डब्ल्यू ये जेड ओ कितना आ गया, ये भी 12 आ गया। अपन को पूछा है जेड एक्स मतलब जेड एक्स, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके साथ में ही अपन ने 19 सितंबर को दो जो आपका शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर हुआ था वो अपन ने सोल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अपन पूरे 36 शिफ्ट के पेपर करेंगे। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है, और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट का सॉल्यूशन लेके। ठीक है।